हेलो एवरीवन, मैं हूं आतिफा और ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र की। आज का यह आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख फॉर इंटरनल डेमोक्रेसी ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजेक्टिंग नोशन ऑफ लीडर फॉर लाइफ इन पॉलिटिकल पार्टीज और शुड द ECI इंसिस्ट ऑन इनर पार्टी इलेक्शंस के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो चलिए लेख की शुरुआत करते हैं। हाल ही में राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र से जुड़े 2 मामलों ने खूब सुर्खियां बटोरी। आंध्र प्रदेश की सरकार की अगुवाई कर रही YSRCP यानी युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी की आंतरिक व्यवस्थाओं पर चुनाव आयोग ने कुछ टिप्पणी की है। दरअसल मामला ये था कि पार्टी के सदस्यों ने आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को बीते जुलाई माह में आजीवन पार्टी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। इस मामले को जब चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया गया तब चुनाव आयोग ने पार्टी के इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कदम स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र विरोधी है। साथ ही चुनाव आयोग ने पार्टी को इस संबंध में जवाब देने को भी कहा। जवाब में YSRCP ने बताया कि ये फैसला पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इससे पार्टी की आंतरिक कमजोरियों से निपटने में मदद मिलेगी। अब बात करें दूसरे मामले की, तो दूसरे मामले में कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से अलग पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। इन्हीं मामलों ने इस बहस को फिर से तेज कर दिया है कि क्या सभी राजनीतिक दलों के लिए आंतरिक चुनाव अनिवार्य किए जाने चाहिए? क्या राजनीतिक दलों के भीतर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतंत्र बहाल किए जाने चाहिए? तो आइए इन्हीं सब मुद्दों पर विचार करते हैं और सबसे पहले राजनीतिक दलों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। राजनीतिक दल स्वैच्छिक या लोगों के वे संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं और वे संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो राजनीतिक दल को लोगों को एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के मकसद से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर ये समूह कुछ नीतियां व कार्यक्रम तय करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही होता है। अगर आप देश के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिले जिन्हें संविधान या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी पता ना हो, मगर राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ न कुछ पता होता है। हालांकि इस लोकप्रियता का मतलब ये नहीं है कि पार्टियां ही सब कुछ हैं। करीब 100 साल पहले दुनिया के कुछ ही देशों में, और वो भी बस गिनती के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही देश बचे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं हैं। दुनिया भर के आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में आज राजनीतिक दल सर्वव्यापी हो गए हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में मोटे तौर पर 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल, दूसरा रूढ़िवादी दल जो यथास्थिति में विश्वास रखते हैं, और तीसरा उदारवादी दल जिनका लक्ष्य विद्यमान व्यवस्थाओं में सुधार करना है, और चौथा है सुधारवादी दल जिनका मकसद मौजूदा व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था लागू करना होता है। इसके अलावा विश्व में 3 तरह की दलीय व्यवस्था है। इसमें पहली है एक दलीय व्यवस्था जहां केवल सत्ताधारी दल होता है और विरोधी दल की व्यवस्था नहीं होती है। रूस और मौजूदा चीन में लगभग इस तरह की व्यवस्था देखी जा सकती है। दूसरा है 2 दलीय व्यवस्था जहां 2 बड़े दल होते हैं और उन्हीं में से कोई एक सरकार में और दूसरा विपक्ष में होता है, जैसा अमेरिका और ब्रिटेन में। जबकि तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था जिसमें कई दल एक साझा सरकार बनाते हैं, जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड और भारत। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जहां बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली खूब फल फूल रही है। पिछले 7 दशकों के दौरान भारत में बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली को कई उतार चढ़ाव और चुनौतियों का सामना भले ही करना पड़ा हो, मगर हमारे देश में लोकतंत्र बेहद मजबूत स्थिति में है। किसी अन्य देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरह भारत में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, लोकतांत्रिक सियासत की जड़ें सींचने और सत्ता को चलाने में राजनीतिक दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मगर दल खुद वास्तविक लोकतांत्रिक स्वरूप अख्तियार करने में सफल नहीं हो पाए हैं। वो दल के भीतर मौजूद पदों को लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से नहीं भर पाते हैं।
तो अब ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि भारत में राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनावों के लिए नियम व कानून क्या कहते हैं। तो आज भी भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके आधार पर राजनीतिक दलों के भीतर चुनाव कराए जा सकें। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहीं इस बात का जिक्र तक नहीं है कि देश में राजनीतिक दलों का संचालन किन दिशा निर्देशों के अनुसार हो और उनका नियमन कैसे किया जाना चाहिए। सच तो ये है कि हमारे संविधान में कहीं भी राजनीतिक दल शब्दावली का भी जिक्र नहीं किया गया है। किसी राजनीतिक दल की परिभाषा पहली बार 1985 में दल बदल विरोधी कानून के माध्यम से संविधान में शामिल की गई। भारत में सभी नियम और कानून राजनीतिक दलों की तुलना में उम्मीदवारों पर अधिक लागू होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में ऐसा कुछ नहीं बताया गया जिससे चुनाव आयोग पार्टी के आंतरिक ढांचे, संगठनों या चुनावों को विनियमित कर सके। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A केवल राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करती है। इसके अलावा धारा 29A(9) इस बात का जिक्र करती है कि पंजीकृत राजनीतिक दलों को बिना किसी देरी के अपने नाम, प्रधान कार्यालय, पदाधिकारियों या पते आदि में किसी भी बदलाव के बारे में चुनाव आयोग को सूचित करना होगा। हालांकि 90 के दशक में जब टी.एन. शेषन भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख थे, तब उन्होंने एक कार्यकारी आदेश द्वारा राजनीतिक दलों को संगठनात्मक चुनाव आयोजित करने का आदेश दिया था। चूंकि तब टी.एन. शेषन बहुत सम्मानित व अनुशासित व्यक्ति थे और कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकार में इतनी ताकतवर नहीं थी कि उनके आदेश को चुनौती दे सके, इसीलिए सभी राजनीतिक दलों ने टी.एन. शेषन के आदेश का बखूबी पालन किया। तब से हर मान्यता प्राप्त दल में समय समय पर चुनाव होते रहे हैं। अगर दल किसी भी कारण से चुनाव कराने में सक्षम नहीं होते हैं तो वो देरी के लिए आयोग से क्षमा मांगते हैं, जो कि आज भी उदारता पूर्वक प्रदान की जाती है। मतलब ये कि आमतौर पर चुनाव आयोग इस मामले पर बहुत नरम रहा है। चुनाव आयोग आंतरिक चुनाव के परिणाम या पार्टियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाता है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से केवल अपने संविधान का पालन करने की अपेक्षा करता है, जिसकी एक प्रति पार्टियों के पंजीकृत होने पर आयोग को भी प्रस्तुत की जाती है। अगर किसी को निर्विरोध चुना जाता है तो ये आयोग का काम नहीं है कि वह कोई कार्रवाई करे, जो कि किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अब ऐसे में सवाल है कि राजनीतिक दलों के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव क्यों होने चाहिए। तो किसी भी लोकतंत्र में हुकूमत की बागडोर हमेशा ही राजनीतिक दलों के हाथों में होती है। इसलिए राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र को मजबूत बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। दलों के भीतर लोकतंत्र का अभाव राजनीतिक दलों को संकीर्ण व निरंकुश संरचनाओं में बदल देता है। इससे प्रतिनिधित्व की संकल्पना का नुकसान होता है। साथ ही नागरिकों के राजनीति में भाग लेने और चुनाव लड़ सकने के समान राजनीतिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालता है। पारदर्शी दलीय संरचना व प्रक्रियाओं की कमी के चलते उपयुक्त टिकट वितरण और उपयुक्त उम्मीदवार का चयन नहीं हो पाता है, क्योंकि चयन पार्टी के कुछ शक्तिशाली नेताओं की इच्छा पर आधारित होता है। समग्र रूप से पार्टी की पसंद के प्रतिनिधित्व से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। शक्तिशाली नेता अपने जानकारों व रिश्तेदारों का उम्मीदवार के रूप में चयन करते हैं। इससे असंतुष्ट लोग पार्टी के भीतर गुटबाजी को बढ़ावा देते हैं। अगर पार्टी का वास्तविक ढांचा लोकतांत्रिक होगा तो इससे गुटबाजी में भी कमी आएगी। इससे मजबूत जमीनी संपर्क या जनाधार रखने वाले नेता को दल में दरकिनार नहीं किया जा सकेगा और उसके ओहदे के हिसाब से मिल सकने वाले पद से उसे वंचित भी नहीं किया जा सकेगा। उदाहरण के जरिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उपेक्षा का अनुभव कर शरद पवार ने एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी ने टीएमसी यानी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का गठन कर खुद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग कर दिया। एक कारण उत्तरदायित्व को लेकर भी है। लोकतांत्रिक ढांचे में एक लोकतांत्रिक दल अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होगा। अगर नहीं होगा तो आने वाले चुनावों में दलों के सदस्य पार्टी को सकारात्मक सहयोग देना कम कर देंगे और पार्टी वो चुनाव हार भी सकती है। इसके अलावा दल में विकेंद्रीकरण भी आएगा। प्रत्येक राजनीतिक दल की राज्य और स्थानीय निकाय स्तर पर इकाइयां होती हैं। दल में प्रत्येक स्तर पर चुनाव का आयोजन विभिन्न स्तरों पर शक्ति केंद्रों के निर्माण का अवसर देगा, जिससे सत्ता या शक्ति का विकेंद्रीकरण हो सकेगा और जमीनी स्तर पर निर्णय लिए जा सकेंगे। एक फायदा ये होगा कि राजनीति का अपराधीकरण रोका जा सकेगा। भारत में चुनाव से पूर्व उम्मीदवारों को टिकटों के वितरण हेतु कोई सुव्यवस्थित प्रक्रिया मौजूद नहीं है। इसलिए उम्मीदवारों को बस उनके जीत सकने की क्षमता की अवधारणा के आधार पर टिकट दिए जाते हैं। इससे धनबली, बाहुबली या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चुनाव मैदान में उतरने की अलग ही समस्या पैदा हो गई है।
इसी तरह आंतरिक लोकतंत्र की कमी के कारण वंशवाद की राजनीति ने भी खूब जोर पकड़ा है। इसने राजनीतिक दलों में भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति में खूब योगदान दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को बड़े पैमाने पर चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। हालांकि दल के केंद्रीकृत संरचना अख्तियार करने और इसे ताकतवर बनाने में 1985 में अधिनियमित दल बदल विरोधी कानून ने भी खूब भूमिका निभाई है। इसने राजनीतिक दलों के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रीय और राज्य विधान मंडलों में अपने व्यक्तिगत पसंद या विवेक से मतदान करने से अवरुद्ध किया है। इसने दल के भीतर व्यक्ति पूजा को बढ़ावा दिया है। प्राय आम लोगों में नायक पूजा की प्रवृत्ति होती है और कई बार पूरी पार्टी पर कोई एक व्यक्तित्व हावी हो जाता है जो अपनी मंडली बना लेता है। इससे दल के भीतर लोकतंत्र का अंत हो जाता है। उदाहरण के लिए माओ त्से तुंग का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर आधिपत्य या अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी पर डोनाल्ड ट्रंप का प्रभाव आदि। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में ऐसे शक्ति समूहों द्वारा अपनी सत्ता को मजबूत करने और यथास्थिति बनाए रखने के लिए आंतरिक संस्थागत प्रक्रियाओं को नष्ट कर देते हैं। इन तमाम बातों के बावजूद लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव न कराने के पीछे राजनीतिक दलों के अपने तर्क हैं। राजनीतिक दलों का कहना है कि उनके आंतरिक ढांचे में मौजूद केंद्रीकरण से दल के भीतर अनुशासन बनाए रखने में सहूलियत होती है। अनुशासनहीनता की वजह से दल के भीतर गुटबाजी अधिक होने लगती है और इससे पार्टी का मूल कामकाज प्रभावित होता है। अगर वो पार्टी सरकार में शामिल है तो इससे सरकारी कामकाज भी प्रभावित होगा, जिसे एक लोकतांत्रिक व जन कल्याणकारी राज्य के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है। उनका जो दूसरा तर्क है, इसका जिक्र हमने पहले ही किया कि दलों के भीतर लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव कराने को लेकर कोई भी बाध्यकारी कानून मौजूद नहीं है, इसलिए ऐसा करना उनके लिए बाध्यकारी नहीं है। जबकि कुछ दलों का कहना है कि वो नियमित चुनाव का आयोजन करते रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि उस चुनाव की पारदर्शिता सवालों के दायरे में है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीर सेल्वम और के पलानी स्वामी को क्रमशः AIADMK के समन्वयक और सह समन्वयक के रूप में चुने जाने के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि भारत का चुनाव आयोग किसी भी कानून के तहत उसके द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके साथ पंजीकृत राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत नहीं है। इस तरह मद्रास उच्च न्यायालय ने बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। अब ऐसे में सवाल है कि समाधान क्या हो जिससे राजनीतिक दलों के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव कराए जा सकें। तो YSRCP मामले में चुनाव आयोग द्वारा दलों के आंतरिक लोकतंत्र पर दिया गया विचार एकदम सही है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जीवन भर के लिए नेता नहीं चुना जाना चाहिए। कोई भी पार्टी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेती है और शासन व कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहती है, उसे एक संगठन के रूप में कार्य करने के तरीके में खुद को ढालना चाहिए और संगठन में पदाधिकारियों के औपचारिक व आवधिक चुनाव को शामिल करना चाहिए। केवल सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र की चादर ओढ़ने से परहेज करने की जरूरत है। आज भारत में करीब सभी राजनीतिक दल केंद्रीकृत हो गए हैं। उन पर परिवार नियंत्रित दल बनने और वंशवाद की राजनीति करने के आरोप लगते रहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बड़ी समस्या है। आज 3 या 4 से अधिक राजनीतिक दलों का नाम नहीं गिनाया जा सकता जो भारतीय राजनीति में 30 साल तक जीवित रहे हैं और आज एक राजनीतिक परिवार द्वारा नियंत्रित नहीं है। इस समस्या को रोकने के लिए हर स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है। इसके अलावा एक उपाय ये हो सकता है कि सरकार को राजनीतिक दलों के राज्य द्वारा वित्त पोषण पर विचार करना चाहिए। उन्हें संगठन चलाने के लिए बाहर से पैसे लेने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सरकारी फंडिंग के मानदंड में विविधता रखनी चाहिए। मसलन चुनावों में किए गए प्रदर्शन, संगठन की आंतरिक व्यवस्था, प्रक्रिया व पद्धति और पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड कि संगठन कितना लोकतांत्रिक रहा है। इसके अलावा राजनीतिक दलों के आंतरिक नियमन पर हमेशा बातचीत होती रही है, जिस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वास्तव में 1999 के विधि आयोग की रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि हमारे पास इसके लिए कुछ तंत्र होना चाहिए। 2011 में भी इसी तरह की सिफारिश चुनाव आयोग द्वारा की गई। इस सिफारिश में हर राजनीतिक दल में एक कार्यकारी समिति के गठन का प्रस्ताव था। इसके सदस्यों का चुनाव पार्टी की राज्य इकाई की स्थायी समितियों के माध्यम से कराने का सुझाव दिया गया था। फिर यही कार्यकारी समिति पार्टी के संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का चुनाव अपने सदस्यों में से करती और इसके लिए किसी अन्य के नामांकन को स्वीकार न किए जाने का सुझाव दिया गया था। मगर इसे अब तक न तो स्वीकार किया गया और न ही इसे संसद के अंदर या बाहर बहस का विषय बनाया गया। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल वर्तमान स्थिति को पसंद करते हैं, मगर इससे लोकतंत्र विकसित नहीं होगा।
राजनीतिक दलों के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए जनता के बीच गंभीर परिचर्चा करना भी एक उपाय हो सकता है, जिससे कि राजनीतिक दलों में सुधार की शुरुआत की जा सके। इसके अलावा कुछ सुधार दिनेश गोस्वामी कमेटी, तारकुंडे कमेटी और इंद्रजीत गुप्ता कमेटी भी दे चुकी है। इन सभी समितियों ने राजनीतिक दलों के संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी कदम उठाने के सुझाव दिए हैं। लोकतंत्र न केवल तभी विकसित होगा जब आम चुनाव स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से होंगे, बल्कि ये तब भी विकसित होगा जब एक राजनीतिक दल के आंतरिक चुनाव कदाचार को जगह दिए बिना पारदर्शी तरीके से आयोजित किए जाएं। तो कुल मिलाकर सार ये है कि किसी भी लोकतंत्र में हुकूमत की बागडोर राजनीतिक दलों के हाथ में होती है। ऐसे में राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी जरूरत है। तभी भारत में राजनीतिक दलों को अपेक्षाओं के अनुरूप ढाला और लोकतांत्रिक बनाया जा सकेगा। चलिए अब नोट करते हैं आज का सवाल। राजनीतिक दलों के भीतर वास्तविक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मौजूदगी भारत में मजबूत लोकतंत्र बनाए रखने के लिए जरूरी है। समझाइए।